नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है करण सिंह यादव और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है परमाणु अणु और रसायन अंकगणित। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उससे रिलेटेड रस समीकरण मिति के बारे में, और रस समीकरण मिति से फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे क्योंकि उसमें हमने उनके अणुओं के बीच में आपस में संबंध देखा था। चाहे मोल संबंध की बात करें, चाहे द्रव्यमान संबंध की बात करें या आयतन संबंध की बात करें, तो वो हमने देखा था और उसके बाद में उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने सोल्व किए थे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीमांत अभिकर्मक के बारे में। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, उसके बाद में हम कुछ रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी अभिक्रिया होती है वो किन नियमों पर आधारित होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसी सीमांत अभिकर्मक के बारे में। तो सीमांत अभिकर्मक नाम से स्पष्ट है कि जो अभिकर्मक सीमांत यानी कि लिमिट होगा, लिमिट में होगा, उसी को क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। लिमिट में होगा तो वो पहले खत्म हो जाता होगा, पहले खत्म हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या हुआ, एक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक पूर्ण रूप से खर्च हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। यानी कि ये पहले ही खत्म हो जाता है जबकि कोई दूसरा और क्रियाकारक बचा रहता है। अब ये सीमांत अभिकर्मक अगर पहले ही खत्म हो जा रहा है तो जो उत्पाद बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा, वो बचे हुए पर निर्भर नहीं करेगा, जो पहले खत्म होगा उसी पर निर्भर करेगा। कैसे, मान लेते हैं कि हम एक अभिक्रिया है A+B और इससे बन रहा है C+D। अब हम मान रहे हैं यहां पे, इसका मतलब हमने पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में हमने रस समीकरण मिति के बारे में पढ़ा था। तो यहां क्या कह रही है, रस समीकरण मिति कह रही है कि 1 मोल A का 1 मोल B से अभिक्रिया करेगा। अब हमने A को ले लिया लिमिट में और B को ले लिया अधिकता में। अधिकता मतलब कि ये खत्म नहीं होगा, पहले A खत्म हो जाएगा। यानी कि हमने मान लेते हैं कि ये अधिकता में लिया और A के हमने 2 मोल ले लिए। अब हमें पता है कि A के 1 मोल से C का 1 मोल बनेगा, तो A के 2 मोल से C के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे, और D के भी कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो किस पर निर्भर कर रहा है उत्पाद, उत्पाद की मात्रा निर्भर कर रही है केवल और केवल सीमांत अभिकर्मक पर, यानी कि जो अधिकता में होंगे उन अभिकारकों पर निर्भर नहीं करेगा, उनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अभिकारक जो है वो सीमांत है, तो उसके लिए हम कुछ वो देखते हैं कैसे उनको ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण देख रहे हैं हम। उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं एक अभिक्रिया जिसमें A+2B जो है वो बना रहा है C+2D। अब रस समीकरण मिति तो ये कह रही है कि A का 1 मोल B के 2 मोल से अभिक्रिया करके C का 1 मोल और D के 2 मोल देता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 मोल A के हैं और B के कितने मोल हैं, 10 मोल हैं। अब बता दो कि भाई सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि भाई 4 मोल A के हैं, मान लेते हैं कि चारों के चारों रिएक्ट कर गए, चारों के चारों उत्पाद में बदल गए। तो चारों के चारों अभिक्रिया कर गए तो बचे कितने, 0 बचे। अब B के लिए देखेंगे, B के 10 मोल हमारे पास हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10 के 10 रिएक्ट कर गए होते, तो 10 के 10 रिएक्ट करने के लिए A के कितने मोल चाहिए थे, आधे चाहिए थे ना। 2 से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो A के 5 मोल चाहिए थे, लेकिन 5 हमारे पास है नहीं। इसका मतलब B क्या है, यहां पे आधिक्य में है, जबकि A क्या है, लिमिटेड है। तो हम क्या देखेंगे कि A के तो 4 के 4 मोल रिएक्ट कर गए और A के 4 मोल B के कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, डबल से, यानी कि 8 मोल से। तो B के कितने मोल बच गए, B के 2 मोल बच गए। अब उत्पाद किस पर निर्भर करेगा, उत्पाद A पर निर्भर करेगा। तो A के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। यानी कि A के अगर 4 मोल हैं तो C के कितने मोल बनेंगे, 4 मोल बनेंगे, और D के कितने मोल बनेंगे, डबल, यानी कि 8 मोल बनेंगे। तो यहां पे सीमांत अभिकर्मक क्या हो गया, यहां पे सीमांत अभिकर्मक हो गया A। और ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का एक सूत्र है, उस सूत्र से हम सीमांत अभिकर्मक निकाल सकते हैं। जैसे LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। तो LR ज्ञात करने की विधि जिसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम,
कि दिया गया मान जो हमें दे रखा है, मोलों की संख्या दे रखी हो, चाहे उसका आयतन दे रखा हो या अणुओं की संख्या दे रखी हो, उसमें हम भाग दे दें अगर उसके उसी अणु के रस समीकरण मिति गुणांक के, तो उसका भाग देने पर हमारे को x की एक वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू अगर जिस अभिकारक के लिए निम्नतम होगी, उसी को क्या कह देंगे हम? उसी को कह देंगे सीमांत अभिकर्मक। उसी को क्या कह देंगे हम? सीमांत अभिकारक। तो ऐसे हम क्या ज्ञात कर लेंगे? LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट ज्ञात कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले, यही अभिक्रिया A अभिक्रिया कर रहा है 4B से यानी कि 4B से और बना रहा है C+3D। क्या बना रहा है? C+3D। यहां पे हमें दिया गया है कि भाई A के 10 मोल हैं और B के भी कितने मोल हैं? 10 मोल हैं। अब हमें LR निकालना है। LR निकालने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण लिखेंगे, समीकरण के बाद हम उसके रस समीकरण मिति गुणांक लिखेंगे। रस समीकरण मिति गुणांक A का कितना है? 1 है। B का कितना है? 4 है। C और D के ऐसे ही हम लिख देंगे। और हमें दिया क्या गया है? दिया गया है कि A के 10 मोल है और B के भी 10 मोल है। अब हमें क्या करना क्या है? जो मान दिया गया है उसमें किसका भाग देना है? उसके रस समीकरण मिति गुणांक के भाग देने हैं। यानी कि 10 में 1 का भाग देना है तो x की वैल्यू आएगी किसके लिए? A के लिए। और 10 में 4 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आएगी B के लिए। अब इन दोनों x में जो न्यूनतम x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? वही होगा उसका सीमांत अभिकर्मक। तो आगे अगर देखें तो 10 मोल A के हैं और उसमें उसका रस समीकरण मिति गुणांक 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे B के लिए x की वैल्यू निकाले हैं तो B के 10 मोल दिए गए हैं और 4 इसका रस समीकरण मिति गुणांक है तो कितना आ गया? 2.5 यानी कि 2.5 आ गया। अब 2.5 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 10 बड़ा है। कम कौन है? 2.5। तो 2.5 किसके लिए आ रहा है? 2.5 आ रहा है B के लिए। यानी कि B क्या हुआ? यहां पे सीमांत अभिकर्मक हुआ। B क्या हुआ? सीमांत अभिकर्मक हुआ। तो बचा कौन रहेगा? बचा रहेगा A। कौन बचा रहेगा? A बचा रहेगा। अब उत्पाद किस पर निर्भर करेगा? उत्पाद की मात्रा निकालने के लिए हम किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? B की। B के जितने मोल हैं वो पूरे के पूरे उत्पाद में बदल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? सीमांत अभिकर्मक निकाल लेंगे। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड हम करें, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन लेते हैं। SO2 के 3 मोल लिए और ऑक्सीजन के 2 मोल लिए, मोलों से अभिक्रिया करके SO3 बना रहे हैं। और इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक क्या है ये पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है कि SO3 की अधिकतम मात्रा कितनी बनेगी और अधिकतम मात्रा किस पर निर्भर करेगी? सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करेगी। तो हमें क्या निकालना है? सीमांत अभिकर्मक निकालना है। उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए? उसकी रासायनिक अभिक्रिया आनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या करेंगे कि जो मान दिया हुआ है, दिया क्या है कि SO2 के तो 3 मोल दिए हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल दिए हुए हैं। इनमें भाग किसका देना है? इनके रस समीकरण मिति गुणांक का। और जो x की वैल्यू आएगी, जो कम आएगी जिसके लिए, वही क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक होगा। उसी से हम क्या निकाल लेंगे? उत्पाद यानी कि SO3 की अधिकतम मात्रा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको बच्चों? इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? 2SO2 O2 से अभिक्रिया करके 2SO3 दे रहा है। यहां पे रस समीकरण मिति गुणांक SO2 का 2, O2 का 1। ठीक है बच्चों, ये रस समीकरण मिति गुणांक आ गए। और दिया क्या हुआ है? SO2 के तो 3 मोल दिए हुए हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल दिए हुए हैं। x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? 3 तो इसका SO2 के मोल दिए हुए हैं, उसमें भाग देंगे इसी के रस समीकरण मितीय गुणांक। तो रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है? 2 है SO2 के लिए, तो 2 का भाग देंगे 3 में। ऐसे ही O2 के लिए निकालेंगे। दिया हुआ कितना है? 2 मोल दिया हुआ है और इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है, तो 2 में 1 का भाग देने पर कितना आ रहा है? बराबर 2 आ रहा है। यहां पे 2 आ गया। अब 2 और इस यहां पे आ गया 1.5 आ गया। 2 और 1.5 में कम कौन है? 1.5 है। और 1.5 किसके लिए है? SO2 के लिए। तो सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ? SO2। यानी कि सीमांत अभिकर्मक SO2 हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? तो सीमांत अभिकर्मक जो पहला क्वेश्चन पूछा था, सीमांत अभिकर्मक कौन है? वो SO2 है। अब इसी से हम क्या निकाल लेंगे? उत्पाद SO3 कितना बनेगा? तो SO2 तो आ गया सीमांत अभिकर्मक। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कह रही है? संतुलित रासायनिक समीकरण कह रही है कि 2 SO2 से 2 ही SO3 बनते हैं
और सीमांत अभिकर्मक भी SO2 ही है। तो SO2 के कितने मोल दिए हुए हैं? 3, तो 3 से कितने मोल बनेंगे? SO3 के 3 ही मोल बनेंगे। 2 मोल SO2 से 2 मोल SO3 प्राप्त होता है, तो 3 मोल से कितने प्राप्त होंगे? 3 मोल SO3 प्राप्त होंगे। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कितना है 273 केल्विन और 1 बार पर 2 लीटर क्लोरीन गैस के फ्लास्क में कितने ग्राम सोडियम धातु ले रहे हैं? 2.3 ग्राम सोडियम धातु रखी गई है। अभिक्रिया के बाद बताइए। अब इसमें हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकारक कौन सा है? पहला तो क्या पूछा है? सीमांत अभिकारक कौन सा है। दूसरा पूछ रहा है सोडियम क्लोराइड के कितने मोल बनते हैं, यानी कि NaCl के कितने मोल बनेंगे, दूसरा ये पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है अभिक्रिया के बाद कौन सा अभिकारक अनाभिकृत रह जाता है, यानी कि बचा रहा है, उसका द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। यानी कि जो शेष बचा रह रहा है उसका द्रव्यमान किस में ज्ञात करना है? ग्राम में ज्ञात करना है। और लास्ट में पूछ रहा है अधिकता में उपस्थित पदार्थ, यानी कि जो बचा रहेगा उस पदार्थ का कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड में परिवर्तित हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो क्या करना है हमें? रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। संतुलित रासायनिक समीकरण के बाद उनके रस समीकरण मितीय गुणांक लिखने हैं। फिर जो मान दिए गए हैं, मान क्या क्या दिए गए हैं? एक तो 2 लीटर क्लोरीन दी गई है। 2 लीटर क्लोरीन में सबसे पहले इसको मोल में बदलना है, क्योंकि हम मोल से संबंध देखेंगे यहां पे। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है? 2.3 ग्राम सोडियम धातु दी गई है, यानी कि हम सोडियम धातु के भी क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे। लीटर वाला संबंध हमें पता था, कैसे देखेंगे? V/22.7 यानी कि 2/22.7, उससे मोल आ जाएंगे किसके? क्लोरीन गैस के, क्योंकि STP पर दे रखा है। दूसरा, यहां पे सोडियम का भार दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो एक मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, पहला सूत्र क्या था? ग्राम में भार बटे उसका अणु भार, यानी कि 2.3 ग्राम बटे इसका परमाणु भार। सोडियम का परमाणु भार कितना था? 23 था बच्चों, अलग से याद किया था। तो 2.3 बटे 23 कितना आ जाएगा? 0.1 मोल किसका आ जाएगा? सोडियम का आ जाएगा। और इससे हम क्या निकाल लेंगे? आगे हमें जो भी पूछा है सीमांत अभिकर्मक जो बचा रहेगा, x की वैल्यू निकाल के हम सीमांत अभिकर्मक निकाल लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे? हमें कुछ इंफॉर्मेशन और भी दे रखी है, इनके परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु भार भी हमें दे रखा है, जो कि हमने अलग से याद भी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना था? पहले तो इनके मोल निकालने हैं। क्लोरीन के कितने मोल आए भाई? STP पर 22.7 लीटर में 1 मोल होता है, तो 2 लीटर में कितने मोल होंगे भाई? 2/22.7 यही निकाला था हमने। तो कितने मोल आए? क्लोरीन गैस के आए 0.088 मोल। किसके आ गए? क्लोरीन गैस के आ गए। ऐसे ही सोडियम के कितने मोल आए? 2.3 ग्राम बटे इसका परमाणु भार कितना था? 23 ग्राम पर मोल। मोलर द्रव्यमान यही था इसका। तो कितने मोल आ गए? 0.1 मोल किसके आ गए? सोडियम धातु के आ गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम संतुलित अभिक्रिया लिखेंगे। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? 2Na + Cl2 अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? 2 NaCl के अणु बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे रस समीकरण मितीय गुणांक क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं 2 मोल तो सोडियम के अभिक्रिया कर रहे हैं 1 मोल क्लोरीन के अणु से। और कितने अणु बना रहे हैं NaCl के? 2 मोल। कितने अणु बना रहे हैं NaCl के? 2 मोल। ये रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब x ज्ञात करने के लिए हमें दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है कि 0.1 मोल तो सोडियम धातु के दिए हुए हैं और 0.088 मोल किसके दिए हैं? क्लोरीन गैस के दिए हैं। अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? जो दिया हुआ है उसमें किसका भाग देना है? उसके रस समीकरण मिति का। तो सोडियम के लिए x की वैल्यू निकालें तो 0.1/2। ऐसे ही हम क्लोरीन के लिए कैसे निकालेंगे? 0.088/1। तो इसके लिए तो कितना आ गया? 0.088। और सोडियम के लिए कितना आ गया? 0.05। अब बताओ बच्चों, 0.05 बड़ा है या फिर 0.088? तो बड़ा तो 0.088 है, यानी कि सीमांत अभिकर्मक कौन हुआ? जो छोटा है। कौन हुआ? सोडियम। तो अब उत्पाद किस पर निर्भर करेगा? सोडियम। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि सीमांत अभिकर्मक कौन है? तो सीमांत अभिकर्मक क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक हो गया सोडियम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दूसरा हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? दूसरा हमें क्या पूछा था? दूसरा पूछा था कि सोडियम क्लोराइड के कितने मोल बनते हैं?
तो किस पर निर्भर करेगा? अब Na के जितने मोल हैं उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि सोडियम ही क्या है? सीमांत अभिकर्मक है। तो Na के कितने मोल हैं हमारे पास? Na के मोल हैं 0.1। तो रस समीकरण मितीय गुणांक से 2 मोल Na से 2 मोल NaCl बन रही है। तो 0.1 मोल से कितने मोल NaCl बनेंगे? 0.1 मोल NaCl बनेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। क्या? Na सीमांत अभिकारक है, तो यहां से 0.1 मोल किसके बनेंगे? NaCl के बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है बच्चों कि अभिक्रिया के बाद कौन सा अभिकारक अनाभिकृत रह जाता है, यानी कि क्लोराइड बचा रहेगा। और उसमें पूछ रहा है कि उसका द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान किस में ज्ञात कीजिए? ग्राम में ज्ञात कीजिए। तो रस समीकरण मितीय गुणांक से हम ये ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 0.1 मोल सोडियम जो है वो 0.1 मोल सोडियम है हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा। और कैसे रिएक्ट करेगा? हमारे पास अभिक्रिया क्या थी? हमारे पास अभिक्रिया थी 2Na प्लस Cl2 से क्या बन रहा था? 2NaCl बन रहा था। तो यानी कि 2 मोल Na से 1 मोल Cl2 अभिक्रिया करता है, तो 0.1 मोल से कितना करेगा? उसका आधा, यानी कि 0.05 मोल अभिक्रिया कर जाएगा। किसका? क्लोरीन गैस का। और हैं कितने टोटल? हैं कितने टोटल? टोटल है हमारे पास 0.088 मोल क्लोराइड के। ठीक है बच्चों, तो कितने मोल अभिक्रिया कर गए? 0.05 मोल। और बचे कितने? उसमें से बचे कितने? 0.088 माइनस 0.05, तो कितने बच गए? 0.033 मोल किसके बच गए? क्लोरीन गैस के बच गए। अब अगला पूछा था इसका द्रव्यमान, तो शेष क्लोरीन का द्रव्यमान कितना बच गया भाई? मोल का सूत्र हमें पता था, मोल का सूत्र था द्रव्यमान बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? मोल हमें पता है, तो उससे हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। द्रव्यमान कैसे आएगा? मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, क्योंकि हमारे पास मोल का सूत्र क्या आया था? मोल बराबर आया था द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहां से हम द्रव्यमान अगर निकालना हो तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। तो यहां से द्रव्यमान क्या आ गया? द्रव्यमान आ गया मोल गुणा मोलर द्रव्यमान। मोल कितने बचे हुए हैं? 0.038। और मोलर द्रव्यमान क्लोरीन का कितना है? 71 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना आया टोटल हमारे पास ग्राम में? इसका द्रव्यमान 2.698 ग्राम क्या बची है? क्लोरीन गैस बची है। ठीक है बच्चों, ऐसे हम ये थर्ड भी सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है कि भाई इसका परसेंट पूछा है। क्लोरीन का अभिकृत प्रतिशत जो NaCl बनाता है, मतलब कितना प्रतिशत अभिक्रिया कर गया, कितना प्रतिशत किया। बट टोटल तो हमारे पास 0.088 था और अभिक्रिया उसमें से कर गया 0.05। तो इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.05 बटे 0.088 गुणा 100। ठीक है, तो कैसे निकाले? 0.05 तो क्या कर गया? रिएक्ट कर गया। टोटल कितना था? 0.088 और गुणा 100 कितना आ गया? 56.8% क्या है? अभिक्रिया करके NaCl बना लिया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। ये किस पर आधारित हैं? ये सीमांत अभिक्रिया पर, सीमांत अभिकारक पर आधारित क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किन्हीं नियमों पर या सिद्धांतों पर आधारित होती है। और कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ेंगे? वो सिद्धांत, उसमें से पहला सिद्धांत आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? ये नियम सबसे पहले हमें किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था और लैंडोल्ट ने इस पर काम किया था। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वो भौतिक अभिक्रिया हो चाहे रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें हम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। करते क्या है? केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कौन कहता है? ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य अविनाशिता का नियम। अविनाशिता का मतलब उसको ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अविनाशी है वो। यह नियम किसने दिया था? लेवोसियर ने। और इसका परीक्षण किसने किया था? लैंडोल्ट ने। किसने किया था? लैंडोल्ट ने। और नियम क्या कह रहा है? ये नियम कह रहा है
इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक या भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और क्या करते हैं, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हम जितना द्रव्यमान ले रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में, जब उत्पाद बनेगा वो भी उतना ही बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम A प्लस बी को अभिक्रिया करवा के C प्लस डी बना रहे हैं। हमने शुरू में A 1 किलो लिया और B आधा किलो लिया, यानी कि टोटल द्रव्यमान कितना हो गया अभिकारक का, 1.5 किलो। तो जब उत्पाद बनेगा यानी कि C और D मिलाकर टोटल कितना रहेगा, 1.5 किलो ही रहेगा। यानी कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर रहे हैं ना ही नष्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं कोई भी अभिक्रिया में। कोई भी अभिक्रिया या तो पूरी की पूरी खत्म हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि बची रहे, पूरी खत्म कभी नहीं हो रही हो, 100% कंप्लीट अभिक्रिया ना हो रही हो। तो दोनों अभिक्रियाओं के लिए क्या हो गया कि भाई जो 100% कंप्लीट हो गई अभिक्रिया, जिसमें पूरा का पूरा उत्पाद में बदल गया, वहां तो क्या है कि जितना हमने अभिकारक लिया था उतना ही द्रव्यमान किसका बन जाएगा, उत्पाद का बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी अभिक्रिया हमने कौन सी देखी, दूसरा देखा हमने जिसमें 100% कंप्लीट नहीं हो रही है कोई अभिक्रिया, यानी कि उसमें अभिकारक भी बचा रहता है। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई जितना अभिकारक हमने लिया था लास्ट में भी उतना ही बचा रहेगा, यानी कि बचा हुआ अभिकारक प्लस उत्पाद उतना ही रहेगा जितना शुरू में हमने अभिकारक लिया था। तो दो कंडीशन कौन कौन सी हुई, एक कंडीशन तो हो गई जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो जहां पे पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान जो है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहेगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो बच्चों दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि क्रियाकारक या अभिकारक पूर्ण रूप से खर्च नहीं होता है। अब पूर्ण रूप से खर्च नहीं होता है, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो अभिक्रिया 100% कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर कोई उसमें सीमांत अभिकर्मक था, यानी कि कोई दूसरा अभिकारक जो है वो बचा रहेगा। अब इसमें क्या होगा, क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान जो है जो स्टार्टिंग में लिया था वो किसके बराबर होगा, जो उत्पाद बन गया है कुल उसका द्रव्यमान प्लस जो बचा हुआ एक क्रियाशील क्रियाकारक है उसका द्रव्यमान, दोनों को मिला देंगे तो किसके बराबर रहना चाहिए, वो जो स्टार्टिंग में क्रियाकारक का द्रव्यमान लिया था उसके बराबर रहना चाहिए। तो ये किसका नियम था, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। इस पर आधारित अगर क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है, H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बना रहे हैं, 2HCl बना रहे हैं। यानी कि H2 का अणुभार कितना है, 2, और Cl2 का अणुभार लें, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है, तो Cl2 का कितना रहेगा, 71 हो जाएगा। ऐसे ही HCl का कितना है, HCl का निकाले तो हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, यानी कि और इसके दो अणु हैं, यानी कि दोनों का अगर निकाले तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना है, 73 आया। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन की अभिक्रिया 71 ग्राम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ करवाएं तो टोटल कितना हो गया, 73 ग्राम हो गए। क्रियाकारक कितना हो गए, टोटल 73 ग्राम हो गए। अब उत्पाद भी इसका मतलब 73 ग्राम बनना चाहिए। कैसे, 73 ग्राम इसका हमने जब मोलर द्रव्यमान निकाला तो कितना आया था, 73 ग्राम। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि क्रियाकारक का द्रव्यमान बराबर कितना रहेगा, उत्पाद का द्रव्यमान, जब 100% कंप्लीट हो गई हो अभिक्रिया। तो ये कौन सा नियम पढ़ लिया हमने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया। सेकंड नियम क्या आता है, सेकंड नियम आता है निश्चित अनुपात का नियम। किसका नियम, निश्चित अनुपात का नियम। इसको क्या कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं स्थिर संगठन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये नियम क्या दिया, ये नियम किसने दिया, ये नियम दिया प्राउस्ट ने। और ये नियम क्या कहता है कि भाई हम कोई भी यौगिक बनाना चाहते हैं, उस यौगिक को हम कहीं से भी बनाएं, लेकिन उसमें तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, चाहे उसका स्रोत कोई भी हो। यानी कि उसको कहीं से भी बनाओ लेकिन उसके तत्वों का अनुपात जो है वो निश्चित रहेगा, उसका फॉर्मूला निश्चित रहेगा। तो क्या कह रहा है ये नियम, इस नियम के अनुसार यौगिकों में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार
के अनुसार अनुपात जो है वो क्या रहता है, समान रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है बच्चों, ये किसका नियम है, ये निश्चित अनुपात का नियम है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें जल का अणु बनाना है, तो जल को देखें हम, इसके स्रोत कुछ भी हो सकता है भाई, गंदे नाले का पानी हो गया, चाहे आरओ का वाटर हो गया, चाहे अमेरिका से लाया हुआ पानी हो गया, लेकिन उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, H2O रहेगा। और कैसे बनता है ये, 2H2 + O2 से क्या बन गया, 2H2O बन गया। अब इसमें प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान है, प्रत्येक परमाणु का भार जो है, उसका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। कैसे, H2 की बात करें तो H2 का परमाणु भार कितना था, 2 था। ऑक्सीजन का कितना, 16, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 यानी कि 1:8 के अनुपात में ही रहेंगे, चाहे पानी कहीं से लिया हो। ये कौन सा नियम है, ये निश्चित अनुपात का नियम है। अगर प्रतिशत की बात करें तो हाइड्रोजन 11.11% रहेगा और ऑक्सीजन 88.88% रहेगा, किसमें, पानी में। यह अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा। ये कौन कह रहा है, ये निश्चित अनुपात का नियम कह रहा है। अगले नियम की बात करें तो अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। किसका नियम, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम का मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नियम किसने दिया, ये नियम दिया डाल्टन जी ने। किसने दिया था, ये नियम दिया था डाल्टन जी ने। और ये नियम क्या कहता है कि दो तत्व मिलकर अगर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, दो तत्व मिलकर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, वो तत्व मिलकर अगर एक से ज्यादा यौगिक बनाते हैं तो उन सभी यौगिकों में जो तत्व आपस में अभिक्रिया करेंगे उनका रेशियो जो है वो निश्चित होगा, फिक्स होगा और एक अनुपात में होगा। ये नियम कौन कह रहा है, ये गुणित अनुपात का नियम कह रहा है। ठीक है, तो ये नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तथा एक दूसरे से सरल अनुपात में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, जो हम किस में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। 5 यौगिक हम ले रहे हैं, उनमें से कौन कौन से, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3 और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि N2O4। तो ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं नाइट्रोजन के यौगिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में अभिक्रिया करेगा और वो अनुपात क्या होगा, सरल अनुपात में होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हम देखते हैं तो नाइट्रोजन N2O में यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड में देखें तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, परमाणु भार 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, 28 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना रहेगा, 28:16। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें NO में तो नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16, तो कौन सा अनुपात हो गया, 14:16। ऐसे ही नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड की बात करें N2O3 तो 2 नाइट्रोजन है यानी कि 2 नाइट्रोजन है यानी कि 14 × 2 कितना आ गया, 28। और ऑक्सीजन 3 है यानी कि 16 × 3 कितना आ गया, 48। ऐसे ही बात करें N2O4 यानी कि नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन कितना है, 28 यानी कि 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं यानी कि 16 × 4 कितना आ गया, 64। ऐसे ही नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में क्या हो गया, 28:80 हो गया। अब यहां क्या है, यहां पर एक सरल अनुपात में ये अभिक्रिया कर रहे हैं ना आपस में, इसको हम 28 में भी बदल सकते हैं। 28 में कैसे बदलेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28:32। तो ये एक सरल अनुपात हो गया भाई। 28:16 में अगर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, N2O। अगर 14:16 में अभिक्रिया कर रहा है तो NO। ऐसे ही 28:48 में कर रहा है तो क्या आ जाएगा, N2O3। ऐसे ही बाकी सबका हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है, ये गुणित अनुपात का नियम है। इसका एक और एग्जांपल ले हम कार्बन के ऑक्साइड में, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, CO और CO2, ये एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे।
ठीक है। जैसे CO की बात करें तो CO में कार्बन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में अभिक्रिया करेंगे, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 12:16 में रहेंगे। ऐसे ही CO2 की बात करें तो CO2 में कितने अनुपात में रहेंगे, कार्बन तो 12 और ऑक्सीजन 16 गुणा 2 यानी कि 32। तो इनका भार से कितना अनुपात रहेगा 12:16 और CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32। तो एक निश्चित अनुपात में ये आपस में संयोग कर रहे हैं। तो ये कौन से नियम पढ़ लिए हमने, रासायनिक संयोजन के नियम। थैंक यू बच्चों, आज ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।